शुरुआत होती है 1979 में, जहां पर स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी एलिस को, जिसे एक आदमी एक मेंटल असाइलम के बाहर छोड़ देता है और ये बोलकर चला जाता है कि उसे अंदर अकेले जाना होगा, अदरवाइज लोग उसे वहां पर पहचान लेंगे। मींस वो आदमी कोई रेप्यूटेड या फिर बड़ा पर्सन था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब एलिस अंदर जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए उसे चेक करता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर एक डॉक्टर डोनाडियो का लेटर भी था, जो कि यहाँ के डायरेक्टर सैमुअल अल्वर के नाम पर था, जो कि फिलहाल बाहर गए हुए थे। अब वो डॉक्टर उस लेटर को पढ़ते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा था कि ये लेडी यानी कि एलिस एक मेंटल पेशेंट है, जो कि दिमाग से काफी इंटेलिजेंट है और ये हर एक बात झूठ बोलती है और पकड़े जाने पर उस बात को भी इजीली घुमा देती है और ऐसा रीजन देती है कि उसने झूठ क्यों बोला था। यानी कि वो कब सच बोलती है कब झूठ बोलती है, इसको पकड़ पाना काफी मुश्किल है और उसकी इंटेलिजेंस के सामने कोई भी हल्के दिमाग वाला आदमी इजीली फंस जाएगा। और ये सब लेटर में पढ़कर डॉक्टर को ये भी रियलाइज होता है कि यहाँ पर एलिस नॉर्मल पेशेंट से काफी अलग है। अब डॉक्टर थियो उसको एग्जामिन करते हैं और उससे थोड़े बहुत सवाल पूछते हुए ये बताते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को जहर देकर मारने की कोशिश करी है, वो भी 3 बार, जिसका उसे पता चल गया और उसने उसे डॉक्टर डोनाडियो को दिखाया और फिर उसे यहाँ पर लाया गया क्योंकि वो मेंटली इल है। वो अब अपने बारे में बताती है कि वो केमिस्ट्री में डिग्री ले चुकी है, लेकिन ये इल्जाम कि उसने पॉइजन बनाया अपने हस्बैंड को मारने के लिए, ये सही नहीं है क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट में थी। साथ ही साथ उसने अभी तक अपने हस्बैंड से प्यार ही किया था, लेकिन वो सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करता था। उसके पैसों को वो जुए में और पोलो में उड़ा दिया करता और वो काफी बोरिंग टाइप का आदमी था, जिससे उनका रिश्ता एकदम ठंडा हो गया था। और वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है जिसके अंदर कोई अच्छी क्वालिफिकेशन हो। और उसकी ये सब बातों को सुनकर डॉक्टर भी अपनी रिपोर्ट बनाता है कि वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और अपने हस्बैंड को हेट करती है। वो आगे बोलती है कि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है क्योंकि उसे कोर्ट नहीं ले जाया गया और सीधा मेंटल असाइलम भेज दिया गया है और ये उसका एक तरह से एब्डक्शन है, एक लीगल किडनैप है और वो यहाँ से जाना चाहती है। कुछ ही देर के बाद में डॉक्टर मॉन्ट से वहाँ पर आती हैं, जो कि फैसिलिटी इंचार्ज हैं, और वो उसे असाइलम के बारे में बताती हैं कि यहाँ पर डायरेक्टर एल्वर ने काफी कुछ नए रूल्स बनाए हैं। पेशेंट्स को यहाँ खुले में घूमने का मौका दिया जाता है, लेकिन वो बस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते और उनका तरीका अलग है पेशेंट्स को डील करने का। और दिन भर घूमने के बाद या फिर उनकी ग्रोथ हेल्प के लिए बनाई गई वर्कशॉप में काम करने के बाद रात को वो लोग अपने सेल्स में जाते हैं, जो कि सुबह तक के लिए बंद रहती हैं। यानी कि ये नॉर्मल असाइलम से काफी ज्यादा बढ़िया था। अब डॉक्टर मॉन्ट से उसका सामान जमा करवा देती हैं। सेल के अंदर कोई भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को नहीं ले जा सकता था और वो एक किताब ले जाने का बोलती है, जिसके लिए मॉन्ट से एग्री करती है। और उसे अभी तक यहाँ पर ये फील नहीं हो रहा था कि एलिस एक मेंटल पेशेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती। अब एलिस को उसके रूम में छोड़कर वो चली जाती है और अब असली कहानी शुरू होती है। तो असल में हुआ ये कि 1978 यानी कि 1 साल पहले यहाँ की एक पेशेंट की डेथ हो गई थी, जिसके फादर हैं डेल ओल्मो, और उन्होंने ही यहाँ पर भेजा है एलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और ये बात उसने डॉक्टर को भी बताई थी। अब उस पेशेंट के फादर को ये लगता था कि उसके बेटे का खून हुआ है और वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर चीजें वो प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एलिस को यहाँ पर भेजा है सच पता लगाने के लिए और उसके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। और उन्हें कुछ लेटर्स भी मिले थे कि उनके बेटे को उसने नहीं किसी और ने मारा था और जिस इंसान ने शुरुआत में एलिस को असाइलम के बाहर छोड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि यही डेल ओल्मो था। खैर अब हमको वो खूनी वाली रात के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि इस पूरी मूवी के बीच बीच में आते रहेंगे और अंत में सारी कहानी जुड़कर एक तरह से बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो उस रात सभी जगह पर असाइलम के अंदर भगदड़ मची हुई थी और एक वर्कशॉप के अंदर आग लग गई थी और पता नहीं कैसे सभी पेशेंट्स अपने सेल से बाहर आ गए थे। डॉक्टर एल्वर डॉक्टर थियो से बोलते हैं कि वो सबसे पहले बाउंड्री को क्लियर करे, सभी पेशेंट्स को मेन डोर तक जाने से रोके। तभी एक वार्ड बॉय उनके पास आता है और उन्हें अंदर लेकर जाता है जहाँ पर एक खून हो गया था और उसी की इन्वेस्टिगेशन करने एलिस यहाँ पर आई थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है और सुबह एलिस की नींद खुलती है और वो ब्रेकफास्ट लेने जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इग्नोफियो नाम के एक पेशेंट से, जिसे यहाँ पर काफी कुछ आजादी मिली हुई थी क्योंकि वो मेंटली काफी हेल्दी होता है। अब वो दोनों बात करने ही लगते हैं कि तभी एक ड्वार्फ आकर एलिस के कपड़ों के अंदर झांकने लगता है, जिसको इग्नोफियो वहां से भगाता है और वो ड्वार्फ एक बड़े से आदमी जिसको सब एलिफेंट मैन कहते थे उसके पास चला जाता है, जो कि उसका दोस्त है और उसको किसी भी कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। खैर कुछ ही देर के बाद में एलिस और इग्नोफियो बाहर गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर उनको 3 लोग दिखाई देते हैं, एक ट्विन और एक लड़की, जिनके बारे में इग्नोफियो ये बताता है कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, जिसके अंदर है रोम्यूलस जो कि लोगों को तंग करता है और उनके साथ में जो लड़की है वो उसको अपनी बहन मानता है, जिसके साथ वो हमेशा रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई उसकी बहन के पास में आए या फिर उससे ये कहे कि उसकी बहन नहीं है तो वो झगड़ा करने लगता है। और वहीं पर उसका भाई है रोमस जो कि म्यूट है।
अब हम फिर से उसी रात का सीन देखते हैं जहां पर असाइलम के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं जो कि बॉडी को चेक करते हैं और पूछते हैं कि इस सेल में कौन कौन आ सकता है, जिस पर अलवर ये बताते हैं कि यहाँ पर इस वार्ड में मेल पेशेंट्स आ सकते हैं और फीमेल्स का वार्ड अलग है। इंस्पेक्टर थोड़ा बहुत चेक करके बोलते हैं कि अभी उनकी फॉरेंसिक टीम आ रही है तो वो वहीं पर बॉडी को एग्जामिन करेगी और उनको वहां पर एक ग्लास पीस भी मिलता है जो कि प्रोबेबली मर्डर वेपन हो सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में एलिस कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती है उसी के बारे में जिसका खून हुआ था, यानी कि डेल ओल्मो के बेटे डेमियन के बारे में, लेकिन उसको कुछ खास पता नहीं चलता और यहाँ पर वो रोम्यूलस को एलिफेंट मैन से लड़ता हुआ देखती है क्योंकि एलिफेंट मैन उसकी बहन के साथ घूम रहा था और वार्ड बॉयज उनको रोकते हैं। अब कुछ ही देर के बाद में फैसिलिटी हेड मॉन्ट से उसे डॉक्टर सीजर के पास में लेकर जाती है जो कि उससे कुछ सवाल जवाब करके उसके माइंड का टेस्ट करते हैं कि वो कितना एक्टिव है और दिक्कत कहाँ पर है, लेकिन वो हर बात का बिल्कुल सटीक जवाब देती है और जल्दी जल्दी जवाब देती है जिससे सीजर को और हमें ये पता चलता है कि एलिस एकदम परफेक्ट है और पागल तो कहीं से भी नहीं है। और हम सब तो जानते ही हैं कि यहाँ पर वो खाली एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। अब हम फिर से उसी रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लॉन्ड्री रूम का ग्लास विंडो किसी ने बाहर से तोड़ा था और वो असाइलम मैप चेक करते हैं तो लॉन्ड्री रूम और उस पेशेंट के सेल के बीच बहुत सारी यूनिट थी, तो हो सकता है कि मारने वाले ने भगदड़ मचाई हो ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अब अलवर इंस्पेक्टर से बोलता है कि अभी यहाँ पर भगदड़ है तो वो बॉडी लेकर जा सकते हैं और कल सब कुछ शांत होने पर पेशेंट से बात कर सकते हैं, जिस पर ऐसा करने से वो मना कर देते हैं और मॉन्ट से बोलती है कि वो उन्हें सबसे कम मेंटली इल पेशेंट की लिस्ट बनाकर देगी, एज कोई भी पूरा पागल इंसान प्लानिंग करके ऐसे जुर्म को अंजाम नहीं दे सकता। अब प्रेजेंट टाइम में एलिस फिर से सीजर से मिलती है, लेकिन इस बार वो उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने कपड़ों के ऊपर कॉफी गिराती है और स्टाफ वॉशरूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो टॉयलेट को ओवरफ्लो करवा देती है और डॉक्यूमेंट्स रूम के इंचार्ज से ये बोलती है कि वहाँ कोई दिक्कत है और वो उसको ठीक करवा दे। और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स रूम के अंदर से 1978 के डेमियन के खत्म होने के आसपास के महीनों के अंदर उन पेशेंट की लिस्ट निकालती है जिन्हें बाहर जाना उस वक्त अलाउड था और वो इस चीज को इसलिए चेक कर रही थी क्योंकि खूनी ने डेल ओल्मो को लेटर भेजा था कि मैंने उसको नहीं मारा, तुमने मारा है। और इस बात का मतलब ये है कि ये काम डेल ओल्मो के ही किसी पुराने पेशेंट ने किया है क्योंकि वो खुद एक साइकेट्रिस्ट है। खैर अब हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं, यानी कि उसी रात का सीन जहाँ पर उन 15 सबसे कम मेंटली इल लोगों की लिस्ट बन चुकी थी और एक एक करके इंस्पेक्टर सबसे पूछताछ कर रहे थे, जिसके अंदर एक इग्नोफियो भी था जो कि लाइटर भी रखता था और इसलिए उस पर शक सबसे ज्यादा था कि उसी ने ही वर्कशॉप में आग लगाई होगी, वो भी भगदड़ मचाने के लिए। साथ ही साथ उसके हाथ पर खून भी लगा हुआ था जिस पर वो कहता है कि उसने उस बॉडी को पहले देखा था और वो हेल्प करने गया था लेकिन वो पहले ही खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर डेमियन की बात हो रही थी। अब तक असाइलम के अंदर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है और जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर को उसके बारे में बताने जाता है कि फॉरेंसिक में जूलिया नाम की लेडी आने वाली थी लेकिन उसकी जगह कोई और आई है, जिस पर वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जल्दी से बॉडी को एग्जामिन कर ले। वो फॉरेंसिक लेडी जो होती है वो बॉडी को एग्जामिन करने लगती है और ये सेल रोमस के सामने वाली सेल का था और वो उस बॉडी को तब से ही एक टक देखे जा रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में असाइलम के अंदर चर्च होता है, वहाँ पर सभी पेशेंट्स आते हैं और प्रेयर्स के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और रोम्यूलस एलिस के पास आकर बोलता है कि वो उसे जानता है, लेकिन वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर अपनी बहन पर जाती है जिसको एलिफेंट मैन कहीं ले जा रहा था और वो गुस्से में उसके पास चला जाता है। खैर अब कुछ ही देर के बाद में एलिस बाहर आती है और इग्नोफियो से मिलती है जिससे वो पूछती है कि लास्ट ईयर नवंबर में वो बाहर गया था, जिस पर वो कहता है कि उसे उसकी बहन से मिलने की परमिशन मिली थी और इसलिए ही वो बाहर गया था, लेकिन वो ऐसा क्यों पूछ रही है, जिस पर वो उस लेटर को दिखाती है जो कि डेल ओल्मो को मिला था और उसे लग रहा था कि ये शायद उसने ही भेजा था, लेकिन अब वो काफी परेशान हो जाता है और वहां से भागने लगता है जिसको वो रोकती है और अब तक बारिश भी होने लगी थी जिससे वो तड़पने लगता है और उसकी बॉडी पर छाले आ जाते हैं और बाकी के पेशेंट आकर एलिस को बताते हैं कि असल में इग्नोफियो को एक अजीब बीमारी है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक है जिससे कि वो पानी से दूर ही रहता है। खैर अब कहानी फिर से उसी रात पर आती है जहाँ पर फॉरेंसिक बोलती है कि वो ऑटोप्सी करना चाहती है, लेकिन इंस्पेक्टर ये बोलते हैं कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या है क्योंकि चीजें अपने आप ही सामने आ जाएंगी। अब उन्हें इग्नोफियो की रिपोर्ट भी मिलती है जिसके अंदर उसकी बीमारी के बारे में बताया गया था, मींस उसने खून नहीं किया क्योंकि वो मर्डर वेपन तक और बारिश में असाइलम से बाहर नहीं जा सकता था, यानी कि उसके ऊपर शक करना बेबुनियाद होता है। खैर इंस्पेक्टर जूनियर ऑफिसर के साथ अब ऑटोप्सी देखने भी जाते हैं जहाँ पर वो ये बोलते हैं कि ऑटोप्सी की ही क्यों जा रही है, जिस पर ऑफिसर ये बोलता है कि उसे बॉडी के ऊपर काफी गहरे मार्क्स मिले हैं जो कि काम के हो सकते हैं और कुछ नया पहलू भी सामने आ सकता है। इधर एल्वर को पता चलता है
कि एक पेशेंट गायब है और वो ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके उस पेशेंट को ढूंढा जाए। अब हम प्रेजेंट में एलिस को देखते हैं जो कि इग्नोफियो के साथ थी और उसे इतना तो पता चल गया था कि उसने किसी को नहीं मारा, तो वो उसे अपना सच बता देती है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और यहाँ पर डेमियन के बारे में पता करने आई है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये है कि उसने खुद को खत्म किया था, लेकिन उसके फादर और एल्वर को ये लगता है कि उसे किसी ने मारा है और एल्वर उसके प्लान के बारे में जानते हैं और उन्होंने उसे यहाँ पर आने में मदद भी करी है। जिस पर इग्नोफियो बोलता है कि अब ये तो क्लियर है कि उसने डेमियन को नहीं मारा, क्योंकि वो उसे जानता भी नहीं था और उसको बस इतना पता है कि उसको हेलुसिनेशंस और आवाजें सुनाई देती थी, जिसकी वजह से उसको शॉक ट्रीटमेंट और इंसुलिन दिया जाता था। और उसका ये कहना था कि उसके सबसे ज्यादा लड़ाई उसी ड्वार्फ यानी कि लुइस से हुआ करती थी और उस रात वो गायब भी हो गया था। और अब एलिस को लगता है कि उसने ही डेमियन को मारा होगा और वो लुइस के पास जाने लगती है जो कि अभी फिलहाल जंगल में गया हुआ था और वहीं पर जाकर वो अक्सर छुप जाया करता था। इधर हम फिर से उसी रात को देखते हैं जहां पर एल्वर और इंस्पेक्टर आपस में बात कर रहे थे, जहां इंस्पेक्टर बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक सभी पेशेंट से बात कर ली है, उन्हें नहीं लगता कि ये काम उनमें से किसी का भी है। अब एल्वर उन्हें अपने कैबिन में ले जाते हैं और ये बोलते हैं कि उसका एक सपना है इस हॉस्पिटल को लेकर, और उसके अनुसार गॉड जब सबको लिखना सिखा रहे होंगे तब उन्होंने शुरू में ही कुछ टेढ़ी मेढ़ी यानी कि क्रूड लाइन्स बनाई होंगी जो कि यहाँ के पेशेंट्स हैं और गॉड उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उसको दी है और उसने यहाँ के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए कई सुधार किए हैं, चीजों को बदला है और इस इन्वेस्टिगेशन से उसके काम पर बात आएगी। वो पेशेंट पकड़ा जाएगा और लौटकर भी आएगा और तब तक उसका नाम तो खराब हो ही जाएगा और वो पेशेंट भी कहीं ना कहीं एक क्रूड लाइन जैसा है जिससे उन्हें डर है और इंस्पेक्टर को भी डरना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर वो उसको फिलॉसफी झाड़ रहा था, इनडायरेक्टली वो खुद को ही गॉड समझ रहा था कि यहाँ पर ये जो क्रूड लाइन है यानी कि मेंटली इल पेशेंट है उनकी जिम्मेदारी गॉड ने उनको दी है। अब तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो पेशेंट मिल चुकी है। अब प्रेजेंट टाइम में एलिस लुइस को ढूंढने जंगल जाती है जहां पर उसको रोम्यूलस अपनी बहन के साथ मिलता है और बोलता है कि एलिस उनकी मदर है, मींस वो उसे अपनी माँ समझ रहा है और एलिस भी उसे अपने बेटी की तरह ही कंसोल करती है। अब एलिस लुइस को ढूंढने निकल जाती है और वो उस पर अटैक करता है और उसके सर पर पत्थर मारने लगता है और सीन इसी के साथ में शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में वो हॉस्पिटल में बेड से बंधी हुई थी और सीजर उसे बताता है कि जंगल में एलिस के साथ कुछ हुआ है और लुइस की जान चली गई है, जिससे कि वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और याद करने की कोशिश करती है जहां पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और हम किसी और को भी उसके पास लुइस पर अटैक करता हुआ देख पाते हैं। अब तक एल्वर भी वापस आ चुका था और वो एलिस से बात करने लगता है जहां पर वो उससे बोलती है कि उसने सब प्लान के अकॉर्डिंग किया है और वो सच पता लगाने के बहुत ही करीब है। और यहाँ पर आता है पहला ट्विस्ट जहाँ पर एल्वर उसे एज अ पेशेंट ही ट्रीट कर रहे थे और बोलते हैं कि उसने उससे कभी भी कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। और रही बात इंस्ट्रक्शंस की कि यहाँ पर आने के लिए क्या करना होगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे ये वो बता दे, लेकिन वो बताने से इनकार कर देती है और बोलती है कि अब वो ये नाटक कर रहा है और अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकती और उसे यहाँ से जाना है। वो अपने हस्बैंड हीलियोडोरो को कॉल करने की कोशिश करती है और यहाँ से डायरेक्ट कॉल नहीं किया जा सकता था और अब एल्वर वार्ड बॉयज को बुलाकर उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। यानी कि जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी अब वो खुद ही एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बन गई थी। और अब यहाँ पर तो मेरा भी सर घूम रहा है कि यहाँ पर वो वाकई में पेशेंट है या सच में इन्वेस्टिगेशन करने आई है, क्योंकि लेटर के अकॉर्डिंग वो बहुत ही खतरनाक और चालाक पेशेंट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन के चलते आई है। तो आपको क्या लगता है? अभी की अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, कोई चीटिंग नहीं करनी है। खैर अब 3 दिन की बेहोशी के बाद उसे एक स्पेशल वार्ड में होश आता है जहाँ पर उसको रखा गया था और मॉन्ड से उसके पास में आती है और उसे उसके रूम से डेमियन की रिपोर्ट, पेपर कटिंग और बाकी चीजें मिलती हैं और वो बोलती है कि ये सब क्या है, जिस पर वो जवाब देती है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और यहाँ पर कुछ पता लगाने आई थी और उसे यहाँ से बाहर जाना है। साथ ही साथ वो मेडिकल बेंच को वजह भी देगी उसे यहाँ से वापस भेजने के लिए। खैर अगले सीन में वो मेडिकल बेंच के सामने थी जहाँ पर वो सब कुछ सच बताती है कि डेल ओल्मो ने ही उसको यहाँ पर भेजा है उनके बेटे के बारे में पता लगाने के लिए और उसके बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर एल्वर ने उसे इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे इजीली अंदर पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो साफ ये बोल रहा था कि वो उसको जानता तक नहीं है और डेमियन ने खुद को खत्म किया था, उसे किसी ने भी नहीं मारा था। एलिस आगे बताती है कि उसने थियो को जो टेस्ट दिया था वो भी उसने अपने लिए ही प्रिपेयर किया था जिससे उसे यहाँ पर एडमिट किया जा सके और उसने गलत दिखाया कि उसके हस्बैंड के साथ उसके रिलेशन खराब हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
वो लोग बहुत ही खुश हैं और हमेशा से बहुत ही अच्छे से रहते हैं। एक दिन उसे पार्टी में डेल ऑल्मो मिले थे और उनके बेटे के बारे में उनको पता चला और उन्होंने उसको ये केस सौंप दिया था ताकि वो सच का पता लगा पाएगी। इनफैक्ट उसने एक लेटर खुद से ही खुद के लिए लिखा और उसके ऊपर डॉक्टर डोनाडियो के साइन लिए और फिर असाइलम के एडमिशन के लिए उसने सब कुछ पता किया, अपनी तैयारी की, क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है और फाइनली हेलियोडोरो से भी एडमिशन फॉर्म के ऊपर साइन लिए चुपके से, जिसको ये पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर जा रही है और वो झूठ बोलकर यहाँ पर आ गई है एज उसके हिसाब से वो कुछ दिन में केस सॉल्व करके वापस चली जाती। खैर अब यहाँ पर डॉक्टर एल्वर के अलावा बाकी सभी के सभी डॉक्टर्स उसकी प्लानिंग को सुनकर बहुत ही शॉक्ड थे, लेकिन एल्वर उसको अभी भी एक पेशेंट ही मान रहा था और वो पूछता भी है कि चलो इन्वेस्टिगेशन ही सही, उसे क्या पता चला, जिस पर वो ये कहती है कि उसे कुछ ठोस नहीं मिला लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा, जिस पर एल्वर बोलता है कि नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था और वो उससे ये बोलती है कि वो उसको पहचानने से और उसकी मदद करने से इसलिए ही इनकार कर रहा है क्योंकि अब उसका नाम खराब हो जाएगा, जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ के डॉक्टर्स को उसके खिलाफ भड़काना बंद करे और वो यहाँ की एक पेशेंट है जिसे इलाज की सख्त जरूरत है और उसने अपनी ये इन्वेस्टिगेशन की कहानी और डॉक्टर्स को भड़काना बंद नहीं किया तो उसको सख्त ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिस पर वो कहती है कि वो यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकेगी और उसका हस्बैंड उसे यहाँ तक ढूंढने जरूर आएगा। अगले दिन में एल्वर बाकी डॉक्टर के साथ में जहाँ पर था वो बोलता है कि एलिस एक डेंजरस पेशेंट है, जिस पर सीजर और मॉन्ट से बोलते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो डेंजरस है और उस पर अभी इलाज शुरू करना सही नहीं होगा, जिस पर एल्वर बोलते हैं कि एक मेंटल पेशेंट ने उनके सबके माइंड को एक तरह से ट्रैप कर दिया है और अगर वो डॉक्टर डोनाडियो की रिपोर्ट को सच माने तो कहानी साफ होती है कि उसने अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश करी थी लेकिन वो पकड़ी गई और उसके हस्बैंड का नाम खराब ना हो इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने का फैसला कर दिया, वो भी डॉक्टर डोनाडियो से बात करके। जब ये चीज एलिस के सामने आई तो उसने खुद के सच से बचने के लिए कहानी बनाई है कि वो एक पेशेंट थी ही नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव है और यहाँ पर एक अपराध के बारे में पता लगाने आई है और यही उसका एक भ्रम है। उसकी असल बीमारी है सिचुएशन से बचने के लिए कहानियों का बुनना और उनको एक भ्रम मानना। अब डॉक्टर से मिलने के लिए इग्नोफियो उनको बुलाता है और बताता है कि उस दिन एलिस लुइस को ढूंढ रही थी और उसने एलिस पर अटैक करके उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो वहां पर पहुंच गया, जिसको देखकर लुइस भागने लगा और ठोकर खाकर गिर गया, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई और वो उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगा लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसको मार दिया और वो उसके लिए मदद लेने जाने लगा लेकिन उससे पहले ही किसी को उसकी बॉडी मिल गई और वो गलत कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। अब इग्नोफियो अपना बयान देकर वहां से चला जाता है और यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा हुआ था जिसे एलिस पुलिस ऑफिसर समझती है और बोलती है कि उसके हस्बैंड को उसके बारे में उसे बताना होगा, जिस पर मॉन्ट से बताती है कि उसने उसके घर पर कॉल किया था लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया, जिस पर एल्वर ये बोलता है कि शायद एलिस ने अपने हस्बैंड को मार ही दिया होगा और अब वो डॉक्टर डोनाडियो को यहाँ पर बुलाने का बोलती है। तो वो अभी बाहर गए हुए थे लेकिन डेल ऑल्मो वहां पर आ चुके थे और वो जो आदमी एलिस के सामने खड़ा है वो असल में डेल ऑल्मो है जो कि उससे कभी मिला ही नहीं। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि उसके बेटे डेमियन का केस उसने उसको कभी दिया ही नहीं था और अब एलिस परेशान होने लगती है और एलिस को शॉक ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। अब अगले सीन में वो बेहोशी में थी जहाँ पर उसे अपनी प्लानिंग नकली डेल ऑल्मो से मिलना सब कुछ याद आ रहा था और वो नकली डेल ऑल्मो से पूछती है कि वो असल में कौन है, जिस पर वो कहते हैं कि ये तो एलिस का फैसला होगा कि वो क्या मानना चाहती है। खैर अगले सीन में जब उसको होश आता है तो उससे मिलने इग्नोफियो और रोम्युलस आए हुए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग उसकी वाकई में केयर करते थे। खैर अब अगले सीन में वो मॉन्ट से और सीजर के साथ में थी और वो बोलती है कि वो एक साजिश में फंसी हुई है, उसके हस्बैंड ने उसे पागल दिखाकर यहाँ तक भेजा और मदद ली है नकली डेल ऑल्मो की। उसके हस्बैंड ने डेल ऑल्मो की फोटो बदली और वो दोनों जानते थे कि वो असाइलम में आएगी और वो यहाँ पर आई एक नकली केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिससे कि वो पागल दिखेगी और यहाँ पर उन दोनों की हेल्प करी होगी एल्वर ने, जिसको बदले में बहुत सारे पैसे मिले होंगे और अब यहाँ पर उन दोनों को भी ऐसा ही लग रहा था। साथ ही साथ वो आगे ये भी बोलती है कि अब उसका सारा पैसा यानी कि उसका पूरा मालिक उसका हस्बैंड हो चुका है और वो बैंक जाकर पता करना चाहती है कि उसने पैसे कहां पर यूज किए और बैंक की ट्रांजैक्शन से होगा ये कि सारा सच सामने आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था और सीजर बैंक जाने की बात करता है यानी कि वो उसकी जगह पर बैंक जाने के लिए तैयार था। अब मॉन्ट से एल्वर का कैबिन चेक करती है जहां पर उसे हेलियोडोरो का एक चेक मिलता है जो कि 2 मिलियन का था, जिसके बारे में वो एल्वर से पूछती है और वो कहता है कि ये उसने असाइलम को डोनेट किया है। हालांकि अब तक मॉन्ट से के मन में उसके
उसके खिलाफ शक आ गया था और एल्वर उसको फायर भी कर देता है। अब कुछ देर के बाद में सीजर पहले घर जाता है तो वहाँ पर हेलियोडोरो वहाँ था ही नहीं और वो बैंक के ट्रांजैक्शंस भी देखता है जो कि कुछ टाइम पहले हुए थे और अब वो पुलिस स्टेशन जाता है उसके खिलाफ एलिस के बिहाफ पर रिपोर्ट करने के लिए। हालांकि अभी इंस्पेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। इधर एलिस असाइलम से गायब हो जाती है और अब वो भागने की कोशिश में लग जाती है और अब ये सीन्स एक बहुत बड़ा टर्न लेंगे और एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आएगा। यानी कि जो सीन्स हमने 1 साल पहले के एज अ फ्लैशबैक देखे थे, असल में वो फ्लैशबैक थे ही नहीं, वो तो आज के सीन है। मतलब कि लास्ट सीन में आगे के दिन में होने वाले सीन थे। यानी कि वो सारी चीजें अब आने वाली हैं, वो कभी भी हुई ही नहीं थी। और आपको एक चीज याद होगी कि इन पास्ट के सीन्स में एक बात थी कि वो पेशेंट मिल गई है, तो वो कोई और नहीं बल्कि एलिस थी। यानी कि ये सारे के सारे सीन पास्ट के नहीं बल्कि प्रेजेंट में थे। तो अब एलिस भागने की कोशिश करती है और सबसे पहले टॉय वर्कशॉप में छुप जाती है। अब शाम होने पर वो वर्कशॉप के अंदर आग लगा देती है और ये वही आग है जो कि 1 साल पहले के फ्लैशबैक में थे, लेकिन वो फ्लैशबैक नहीं बल्कि प्रेजेंट टाइम के ही थे। या फिर ये कहें कि हमको फ्यूचर के सीन एज अ पास्ट में दिखाए गए ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। अब यहाँ पर आग लग जाती है और इग्नोफियो की हेल्प से सभी सेल्स को वो खोल देती है ताकि वहां से वो भाग पाए और लॉन्ड्री रूम में जाती है विंडो ग्लास को तोड़कर। लेकिन यहाँ पर उसे एलिफेंट मैन मिलता है और वो उससे डरकर भाग जाती है और ये विंडो ग्लास टूटने वाला सीन भी हमने पहले ही देख रखा है। खैर अब हम वार्ड के अंदर भगदड़ देखते हैं और रोमस यहाँ पर डर रहा था जिसको रोम्यूलस संभालता है और कुछ देर के बाद में वार्ड में एक खून होता है और आगे की इन्वेस्टिगेशन हमें दिखाई जाती है जो कि हमने ऑलरेडी देख रखी है। यानी कि यहाँ पर जो पहले के सीन वगैरह थे ना, वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट टाइम की थी और वो सारी की सारी चीजें एलिस अपने माइंड के अंदर ही सोच रही थी, देख रही थी। यानी कि यहाँ पर हम अब तक एलिस का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे थे। तो वो पहले तो बाहर जाती है लेकिन बाहर उसको फॉरेंसिक वाली जूलिया मिलती है और वो उसी को बेहोश करके उसके कपड़े पहनकर वापस अंदर जाती है। और एल्वर ने ये बोला था कि पेशेंट मिल गई है, तो वो असल में एलिस को ही ढूंढ रहे थे क्योंकि कहानी तो प्रेजेंट की ही थी, लेकिन मिली उनको असल में बेहोश हुई फॉरेंसिक जूलिया थी। खैर अब वो सब जाते हैं एलिस के पास जिसने जूलिया का भेष बना लिया था, यानी कि वो उसके कपड़ों में थी और वो बॉडी को एग्जामिन कर रही थी और यहाँ पर खून असल में हुआ था रोम्यूलस का और वो एकदम सटीक लाइक अ प्रोफेशनल सब कुछ चेक करके केस सॉल्व करके एक्सप्लेन करती है कि उस दिन जब लुइस उस पर अटैक कर रहा था तब उसको बचाने के लिए ये लड़का उसके पास आया था और उसने ही उसे मारा था, वो भी एलिस को बचाने के लिए। लेकिन लुइस का एक लौता खास दोस्त है एलिफेंट मैन और उसने उस दिन ये देख लिया था और आज उसने ही बदला लेने के लिए इसको जान से मार दिया और पुलिस को उसके हाथों पर ग्लास के कट के निशान मिल जाएंगे और पुलिस को वो मिल भी जाते हैं और अब एलिफेंट मैन यहाँ अरेस्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर यहाँ पर काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है एलिस से और उन्हें भी लगने लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है और पागल तो किसी एंगल से भी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने चेक करवाया था सीजर की रिपोर्ट पर, तो एलिस के बैंक अकाउंट सच में खाली कर दिए गए थे और उसका हस्बैंड किसी दूसरे शहर जा चुका था। अब मॉन्स्टे एल्वर के पास में आती है और उससे ये कहती है कि कल मीटिंग है एलिस को डिस्चार्ज करने के लिए और एल्वर को भी निकालने की तैयारी वो लोग कर चुके हैं क्योंकि इस पूरे केस के अंदर वो गलत है। अब एलिस रोमस के पास में जाती है और उससे बात करके उसको कंसोल करती है क्योंकि ये असल में रोम्यूलस था और उस रात वो अपनी बहन को लेने चला गया था और एलिफेंट मैन ने रोमस को रोम्यूलस समझकर खत्म कर दिया। यानी कि यहाँ पर रोम्यूलस जिंदा था और रोमस मारा गया था। अब अगले सीन में एल्वर और बाकी डॉक्टर्स एलिस का ट्रायल करते हैं और जैसा हम पूरी मूवी में देखते आ रहे हैं कि वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन एल्वर अपनी बात पर अड़ा रहता है और सभी डॉक्टर्स के हाँ कहने पर उसे रिलीज किया जाएगा, तो वो अपनी चेयर छोड़कर खुद ही रिजाइन कर देता है और फैसला सभी डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देता है और सब लोग जो उन्होंने अभी तक देखा ऑब्जर्व किया उसके आधार पर एलिस को रिलीज करने के लिए एग्री किया जाता है, जिससे कि एल्वर को काफी निराशा होती है। लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले डॉक्टर डोनाडियो को वहाँ पर बुला चुका था और डॉक्टर एलिस के सामने आते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसको वो डेल ऑल्मो समझ रही थी और वही उसको स्टार्टिंग में यहाँ पर छोड़कर गए थे और असल में वही उसके प्राइमरी डॉक्टर थे और वो एक ही बात ये बोलते हैं कि एलिस अब तुमने क्या कर दिया, और उन्हें देखकर एलिस परेशान हो जाती है और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर वो वाकई में कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक मेंटल पेशेंट थी, लेकिन बहुत ही चालाक। आप 1 साल पहले की कहानी को सुनकर कंफ्यूज मत होना कि फ्लैशबैक क्या था। वो बेसिकली यहाँ पर पूरी की पूरी एलिस के माइंड की प्लानिंग थी कि वो कैसे कैसे चीजें करने वाली है और चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही थी। यानी कि आखिरी साल जो पेशेंट के साथ में हुआ वो सच था, लेकिन जो कहानी थी वो बिल्कुल नकली थी और उसी कहानी
कहानी का सहारा लेते हुए यहाँ पर एलिस ने खुद को आजाद करवा लिया। यानी कि यहाँ पर डेल ओल्मो या फिर ये कहें कि डॉक्टर डोनाडियो, उनका जो इलाज करने का तरीका था ना, यानी कि लोगों को आजादी देने का, पेशेंट्स को आजादी देने का, वो बहुत ही ज्यादा उन पर भारी पड़ गया था। और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखो ये जो पूरी की पूरी मूवी है ना, वो यहाँ पर एलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी कि यहाँ पर जो 1 साल पहले घटा था वो यहाँ पर सब कुछ हुआ और उसके बारे में वो यहाँ पर पता लगा रही थी। ये सारा का सारा उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू था, यानी कि वो सारी की सारी कहानी बुन रही थी। तो देखो यहाँ पर असल में हुआ ये है कि पहली बात तो ये मूवी किसी मिस्ट्री, मर्डर या फिर किसी भी चीज पर नहीं है। ये मूवी एक ऐसी मेंटली इल पेशेंट की कहानी है जो कि पागल होने के बावजूद भी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो खुद को पागल मानती ही नहीं है और वो डॉक्टर्स तक के दिमाग को घुमा देती है। और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डोनाडियो ही समझते हैं। और आपने मूवी से देखा होगा कि उसने लगभग सभी डॉक्टर्स को अपनी अंटी में ले लिया था, यानी कि अपनी बातों में ट्रैप करके उनके दिमाग के साथ खेल लिया और खुद को साबित कर लिया और वहां पर रिलीज भी ले लिया। इनफैक्ट वहां के डॉक्टर को रिजाइन तक उसने करने पर मजबूर कर दिया। अब बात करें उसके हस्बैंड के बारे में तो शायद से उसने वाकई में उसको मार दिया होगा या फिर उसने पूरा सेटअप तैयार किया और यहाँ पर आई एक नई कहानी के बाद में। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका हस्बैंड उससे सच में बहुत प्यार करता था और जब वो पागल हो गई तो उसने उसे हॉस्पिटल छोड़कर उसके लिए डोनेशन देकर शहर छोड़ दिया। यानी कि वो $2 मिलियन वाला जो चेक था वो वाकई में सच बात थी कि उसने वहां पर डोनेशन दी थी। और अपनी बीवी की यादों से तंग होकर वो वहां से दूर चला गया क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी कभी ठीक नहीं हो सकती थी। इनफैक्ट डॉक्टर डोनाडियो ने भी ये बात कह दी होगी कि वो ठीक नहीं हो सकती, बहुत ही चालाक है, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो अपनी कहानी बनाकर अपने दिमाग में ही जाल बुन सकती है, जो कि बहुत ही भयानक है। अब देखो बात करें यहाँ पर 1 साल पहले के केस के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि आपके दिमाग में होगा कि वो केस क्या था। तो देखो वहां पर वो केस हुआ था, किसी की जान जरूर गई थी और पेशेंट ने खुद को ही मार लिया था और एलिस ने उसकी रिपोर्ट टीवी पर देखी होगी और उसके चलते एक नई कहानी बना ली होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पागलपन में वो कहानियां ही बुनती थी। और यहाँ पर एल्वर की बात बिल्कुल सच थी कि वो वहम में जी रही है और ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन सब कुछ वहम था और उसने ही खुद अपनी कहानी के नए कैरेक्टर्स तैयार किए थे जिसको वो मिल रही थी और जिनसे वो नहीं मिली उसने सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया, जैसे कि डेल ओल्मो। इनफैक्ट यहाँ पर वो एल्वर को भी नहीं पहचानती थी, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर डोनाडियो से ही मिली थी और बाकी के सारे कैरेक्टर्स यानी कि जितनी भी कहानी के कैरेक्टर थे उसने सबको यहीं से चुना था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी किया नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको ऑफिशियल रिलीज दे दिया है कि उसका माइंड बिल्कुल परफेक्ट है। पुलिस भी उसके फेवर में है कि हाँ वो मेंटली इल नहीं हो सकती। वहाँ की जो फैसिलिटी हेड है वो उसके अंटी में आ गई थी, साथ ही साथ यहाँ पर सीजर भी उस पर यकीन कर रहा था। बात करें बैंक अकाउंट्स के बारे में तो मुझे लगता है कि उसने सारी चीजें खुद ही करी होंगी। अब आपका ये सोचना होगा कि वो यहाँ पर आई ही क्यों। तो देखो यहाँ पर उसका इलाज चल रहा होगा और ऑब्वियस सी बात है ऑफिशियली वो रिलीज नहीं ले सकती, कहीं भी शहर छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो यहाँ पर एक कहानी के साथ में आई जिसके चलते उसने एक ऑफिशियल रिलीज यहाँ से ले लिया और अब वो अपने पागलपन के साथ किसी के साथ भी कमिटेड हो सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों ये थी गॉड्स क्रूड लाइन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्ट्री और ड्रामा का भी रोल है। पर्सनली मुझे मूवी काफी अच्छी लगी एंड मैं जानता हूँ कि आपका भी दिमाग यहाँ पर थोड़ा बहुत जरूर घुमा होगा कि एलिस यहाँ पर मुजरिम है या फिर कोई और। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।